May I come in, sir? Good evening, sir. Very good evening. Please take a seat. Thank you, sir. अंकित, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। सर मेरा नाम अंकित कुमार है और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन नालंदा डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की है, मेरा होम टाउन है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से कंप्लीट किया है 2021 में। एंड सिंस देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है बीपीएससी। ऐसा क्यों, आपने प्लेसमेंट नहीं लिया? सर कॉलेज के टाइम पे ही मैंने लास्ट ईयर में ही अपना मन बना लिया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा क्यों? तो प्लेसमेंट्स में मैं बैठा नहीं था सर। सर ऐसा है, मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था, इंटरेस्ट भी था सर, बट वहाँ पे जो नेचर है जॉब का वो थोड़ा कोहेरेंट हो जाता है सर एक डोमेन में, पर्टिकुलर फील्ड में। और सर वहाँ पे फिर वो कॉग इन द व्हील वाला एक तरह से इन्वायरमेंट रहता है सर, क्यूबिकल्स इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा ऐसा काम करना था जिसमें डाइवर्सिटी हो और हम लोगों से इंटरेक्ट करें, सिर्फ टेबल चेयर या फिर पर्टिकुलर क्यूबिकल्स में सीमित होकर के ना रह जाए, मतलब सर जॉब का नेचर। इसलिए सर मैंने सिविल सर्विसेज ऑप्ट किया। तो ये जो नॉलेज आपको मिली कि हमें फिर क्यूबिकल कल्चर में जाना है, ये एडमिशन लेने के बाद मिली या पहले भी थी आपको? सर पर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे को कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिखता है सर। मैंने जो भी वहाँ पे गेन किया, इट हैज़ एडेड टू माय पर्सनैलिटी, नॉलेज भी। और सर मुझे क्यूबिकल कल्चर से भी नेगेटिव नहीं है कुछ, बट सर मेरे लिए वो इन्वायरमेंट मैं अपने लिए सूटेबल इसलिए नहीं समझता। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको क्यूबिकल कल्चर ही मिलता, आपको तो कोई प्लांट विजिट भी मिल सकता था। मैकेनिकल्स वाले तो जाते हैं, है ना, वो ऑपरेटिंग में भी जाते हैं, वो प्रोडक्शन में भी जाते हैं। तो वहाँ तो फिर आप फील्ड, ओपन फील्ड में रहते, वहाँ कहाँ क्यूब कल्चर था? हाँ सर ओपन फील्ड है, लेकिन सर जैसा कि मैंने कहा कि कोहेरेंट जॉब का नेचर हो जाता है। जैसे वहाँ पे हम सिर्फ टेक्निकल फील्ड में ही एडअप कर पाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है सर। और हम जो कंपोनेंट पे, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये भी हमें कई बार मालूम नहीं होता है सर कॉर्पोरेट कल्चर में। तो ये इस चीज़ पे सर मेरा थोड़ा फोकस था कि मैं जो भी करूं वहाँ पे सब्सटेंशियलिटी थोड़ा सा दिखे और लोगों से एंगेजमेंट हो, पब्लिक एंगेजमेंट, थोड़ा सा ओपन टाइप का मेरा वर्क। सिविल सर्विसेज में इंजीनियर्स क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेके आते हैं? सर मैं इसको दो पार्ट में बताना चाहूँगा सर। पहला तो जो हम इंजीनियरिंग के दौरान सीखते हैं, जो चीज़ें टेक्निकल नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें सीखते हैं, और दूसरा सर जो वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी में इन्हांसमेंट किया जाता है। तो पहले पार्ट में तो सर नॉलेज जो है उसका पर्टिकुलर जो भी आपका डोमेन है इंजीनियरिंग का वो एडअप हो सकता है। जैसे मेरा सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आई कैन लुक आफ्टर जो भी ये थर्मल प्रोजेक्ट वगैरह होता है उससे रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें एज कम्पेयर टू पर्सन विच हैज़ आर्ट्स बैकग्राउंड। और दूसरा पार्ट जो है सर वहाँ पे हमें प्रेशर झेलने की जो ये होती है सिचुएशन, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्हांस किया जाता है। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, यस सर, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स को लेके आएंगे बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जैसे एक मैंने बताया सर कि जो वर्क कल्चर में जो इन्हांसमेंट होगा वहाँ के पर्सनैलिटी के कारण, तो मैं प्रेशर वाला जो पॉइंट है तो वर्क प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा सर। दूसरा टाइमली असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब सबमिशन का जो इंजीनियरिंग में बेसिकली जो होता है करिकुलम में उनका, उस आधार पे सर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगा। जो भी मेरे पास ये प्रैक्टिकल्स जो भी काम रहेंगे सर उसको मैं सही से अरेंज करके और अपने प्रोफेशनल लाइफ को सही से मैनेज कर पाऊंगा। उसके अलावा सर एज अ स्टूडेंट सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट घर से बाहर रह करके ये भी हम सीखते हैं। जितना पैसा हमें दिया जाता है घर से 2000-4000, उतने में ही हम सही से अपनी लाइफ को कैसे वहाँ मैनेज करके चलते हैं। तो ये भी सर एडअप करता है पर्सनैलिटी को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बेनिफिशियल होगा। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के किस जनरेशन में है अभी हम लोग? सर IR 4.0 की बात चल रही है। फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया सर जैसे टेक्नोलॉजी से कुछ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, यही सब चीज़ें सर। और इसके पहले वाले जनरेशन का क्या था फोकस एरिया? वहाँ सर कंप्यूटर बेस्ड बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रेवोल्यूशन आया वो था सर फोकस एरिया। ओके, 3D प्रिंटिंग क्या है? हाँ सर 3D प्रिंटिंग है किसी भी 3D स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर बिल्ट अप करना सर, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, AI के मदद से, या फिर ये आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग भी हम उसमें डेटा फीड करते हैं उससे भी ये 3D प्रिंटिंग है सर। बस इसमें जो ट्रेडिशनल
मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस होते थे उसको मशीन बेस्ड बना करके थोड़ा ये ऑटोमेशन के थ्रू अलग कर दिया गया है। अच्छा, किन किन एरियाज में 3D प्रिंटिंग का यूज हो रहा है, सर पोटेंशियल है? मल्टी डायमेंशनल यूज है सर, ऑलमोस्ट सारे डिसिप्लिन्स में यूज हो रहा है। जैसे हेल्थ में हम लोग देख रहे हैं बायोनिक ईयर, बायोनिक लेग वगैरह का 3D प्रिंटिंग से हो रहा है। सर अभी रिसेंटली हमने सुना बेंगलुरु में एक पोस्ट पेमेंट बैंक जो है हमारे यहाँ का, या पोस्ट ऑफिस आई थिंक था, आई एम नॉट श्योर पोस्ट पेमेंट बैंक था या पोस्ट ऑफिस, बट सर वहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग ऑफिस उसको तैयार किया गया 3D प्रिंटिंग। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? बेनिफिट ये है सर कि जो डिज़ाइनिंग है वो इजी होता है, लेयर बाय लेयर बिल्टअप होने से स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चर में वो काफ़ी सही रहता है। और प्लस सर अभी तो एक नया डायमेंशन भी आ रहा है 3D प्रिंटिंग में 4D प्रिंटिंग का, जिसमें सर हम फ्लेक्सिबिलिटी को भी एनहांस कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने शू डिज़ाइन किया है तो दौड़ते समय हमारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से शू खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं सर इसके साथ। और भी कुछ है? अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो और भी कुछ है? हाँ सर, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग जनरली देखते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हो या फिर डिजास्टर प्रोन एरियाज में जो बिल्टअप होता है वहाँ पे इन्हेंस करता है सर ये स्ट्रेंथ को और सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रक्चर के। टाइम कोई फैक्टर है? हाँ सर, टाइम भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर सर टाइम ही है। ओके, रिसेंटली COP28 हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए, मेजर आउटकम्स क्या है? ओके, सो सर COP28 दुबई में हुआ था अभी रिसेंटली, और हमारे PM मोदी। इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? इसके पहले वाला सर यहाँ शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। उसके पहले? ग्लासगो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है, इसके मेजर आउटकम। और ये COP हम किस चीज़ का मनाते हैं? सर बेसिकली 1992 में जब रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था UNFCCC का, तो सर वहाँ पे हम लोगों ने एक एनुअल मीटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। तो उसमें सारी मेंबर कंट्रीज आपस में बैठ करके और अगले साल का जो भी उनका इन्वायरमेंट एजेंडा होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और गोल्स वगैरह सेटअप करते हैं सर। ओके, हाँ, मेजर आउटकम्स बता दीजिए COP28 का। सो सर COP28 में दुबई डिक्लेरेशन बोलते हैं इन जनरल, और उसमें सर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, जैसे सर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि सर क्रिस्टलाइज हुआ था पिछले COP27 में ही, लेकिन अभी उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। क्रिस्टलाइज हुआ था? क्या सर? क्रिस्टलाइज हुआ था पिछले में, इसके पहले ये सर उसके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलाइज किया गया, एज एन इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, इस बार ऑपरेशनलाइज किया गया विद 790 मिलियन फंड। यानी आप कह रहे हैं क्रिस्टलाइज, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें इसके पहले ही वाले COP में मिला था? नहीं सर, लॉस एंड डैमेज पर से वाला जो कॉन्सेप्ट है सर ये आया पिछले COP में, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंसिंग सिंस 1992 ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज की बात करते हैं, ये टर्म हमें पिछले ही COP में मिला था, उसके पहले ये टर्म हमारे पास नहीं था। सर आई एम नॉट अवेयर, अडेप्टेशन फंड वगैरह सुना था सर मैंने, बट आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। ओके, क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? सर बेसिकली इसमें जो क्लाइमेट फिनोमिना जो होती हैं जिसके कारण कुछ कंट्रीज रिसीविंग एंड पे हैं वल्नरेबिलिटीज के टर्म्स में, तो उनके लॉस और डैमेज के लिए उनको कंपनसेट करने के लिए इस फंड को। किस तरह की कंट्रीज रिसीविंग एंड पे हैं? जैसे सर ये कोस्टल कंट्रीज हैं कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कुछ सिटीज़ हैं जो जिनके ये ओशियन ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण सर जिसमें वाटर लेवल राइज हो रहा है ओशियन का, तो उनके कारण तो डैमेज क्यों देंगे उनको? सर क्योंकि कॉन्सेप्ट है सर CBDR का ये कंबाइंड वर्ड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ कंट्रीज ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया सर पहले ही इनिशियल फेज में, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और अभी भी जो इमिशंस वगैरह हो रहे हैं कुछ कंट्री के डेवलपमेंट के कारण, इसके कारण कुछ कंट्रीज ज़्यादा डैमेजेस झेल रही हैं सर। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला हमें CBDR का? सर ये 1992 कॉन्फ्रेंस में ही मटेरियलाइज हुआ था, सारी कंट्रीज के बीच में डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री का जो भी डिबेट था सर उसमें से वहीं पे आ गया था या उसके बाद मिला है? श्योर हैं आप? सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ठीक है। और क्या आउटकम रहा COP28 का? तो सर एक फंड को मटेरियलाइज किया गया। लगभग कितना आ गया है इस फंड में अभी तक? 790 मिलियन डॉलर्स सर। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? सर आई एम नॉट। अच्छा, ठीक है। और क्या आउटकम्स रहे? हाँ सर, एक है फिर इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो ग्लोबल है उसको 3800 गीगावाट से 11,000 गीगावाट 3 टाइम्स बढ़ाने का बाय 2030 एम रखा गया है सर। और सर इसमें ये एक एनर्जी इंटेंसिटी को भी 50%, सर आई एम नॉट श्योर अबाउट डेटा, बस एनर्जी इंटेंसिटी को भी इन्हेंस करने के ऊपर बात की गई है। पंचामृता कॉन्सेप्ट क्या है?
सर पंचामृत का कॉन्सेप्ट हमारे पीएम मोदी जी ने दिया था COP 26 में ग्लासगो में, और उन्होंने सर इसके अंदर इंडिया के लिए जो गोल्स हैं इन्वायरमेंट गोल्स, उसके बारे में उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था COP 26 में कि हमारे यहाँ एनर्जी इंटेंसिटी जो है उसको 45% से कम करेंगे, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, और सर रिन्यूएबल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी डिमांड को जो हम फुलफिल करेंगे उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर रहेगा बाई 2030। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? यस सर। तो किसी ब्रांच में आपका स्पेशलाइजेशन है या सभी ब्रांच पढ़ी है आपने? नहीं सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ होल पढ़ा है सर। एज अ होल में फिर भी कहीं स्पेशलाइजेशन आपका है? नहीं सर। सारी पढ़ी है आपने? ऑटोमेशन पढ़ा होगा, ऑटोमोबाइल पढ़ा होगा। यस। तो मशीन की डिफिनीशन दीजिए, मशीन किसको कहते हैं? सर अगर एकदम सिंपल टर्म्स में हम बोलें तो ऐसी कोई सिंपल में नहीं, एज ए इंजीनियर। ओके सर। So, sir, machine is any instrument which makes our work easier with less effort, and time saving is also additional benefit. ठीक है। तो जब मशीन आप डिज़ाइन करते हैं तो किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं? तो सर सबसे पहले मशीन डिज़ाइन में एक सर कॉन्सेप्ट, सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है सर कि हम उसमें क्या क्या इनपुट फीड करेंगे और क्या क्या आउटकम हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये होता है सर। और उसके बाद फिर सर हम उसके प्रोसेसेस के ऊपर ध्यान देते हैं कि वहाँ पे हमारा एनर्जी कम लगे, आउटपुट ज़्यादा है। तो सर इन तीन डायमेंशंस में हम सोचते हैं। और उसके बाद सर टेक्निकलिटी पे जब जाते हैं तो हम टॉलरेंस लिमिट को ध्यान में रखते हैं कि कितना प्लस माइनस हमारे आउटकम में या इनपुट में जा सकता है। फिर सर इफिशियंसी में भी हम टॉलरेंस का ध्यान रखते हैं। और सर हम कोशिश ये करते हैं कि जितना इनपुट दें उसका मैक्सिमम कन्वर्ट हो सके आउटपुट। और सर दिस मच ओनली आई एम एबल टू। प्राइस को लेकर? हाँ सर, प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने के लिए हम ध्यान देते हैं प्राइस फैक्टर पे, क्योंकि सर बिना प्राइस एस्टिमेशन के मशीन का ये इफिशियंसी सही से हो नहीं पाए। यस सर, साइज ऑल्सो, मटेरियल ऑल्सो सर। और क्या होता है? अभी कुछ चीज़ें छूट रही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। सर उसका ये यूजफुलनेस मतलब कितना है सोसाइटी के लिए किसी। सर जब हम ऑटोमेटेड मशीन की बात करते हैं तो वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंसिडर किया जाता है, और जहाँ मैनुअल मशीन्स हैं वहाँ पे सर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं आया। अच्छा, और क्या एक चीज़ और छूट रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डिज़ाइन सर। डिज़ाइन तो हो गया, और क्या? सर आई एम नॉट श्योर। पोर्टेबिलिटी कुछ हो सकती है? हाँ सर, पोर्टेबिलिटी और कॉस्ट हम आपने बता ही दिया, अफोर्डेबिलिटी में वो भी आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरी क्वेरीज थी, आप मेरे कहते इसलिए पूछ ले रहा हूँ। यस सर। जितने भी 4 व्हीलर्स व्हीकल हैं, 2 व्हीलर्स हैं, सबको अगर हम देखें, ट्रैक्टर में हम देखते हैं ना तो उसका जो धुआं निकलने वाला जो साइलेंसर होता है वो ऊपर की तरफ होता है। बड़ी गाड़ियों में देखते हैं तो पीछे की तरफ होता है। यस सर। कुछ गाड़ियों में देखते हैं तो राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ऐसा क्यों डिज़ाइन किया जाता है? मशीन डिज़ाइन तो आपने पढ़ी होगी। यस सर, मशीन डिज़ाइन पढ़ा है सर मैंने, और इसमें सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पर्सनल ही चलेगा। हाँ सर, ट्रैक्टर में इमिशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि फ्यूल बर्न जो है वो मतलब लेस अमाउंट ऑफ वर्क के लिए ज़्यादा होता है। वहाँ हम इंजन के स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो एक तरह से लोड पुलिंग सिस्टम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली मशीन है। तो सर वहाँ पे इमिशन का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो भी उसमें कार्बन एंड ऑल इमिशन होता है। तो इसीलिए हम उसको अवे फ्रॉम ड्राइवर या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल पब्लिक उसको ऊपर की तरफ वर्टिकली उठाते हैं। और सर कार्स वगैरह में जो नॉर्मली यूज होते हैं उसमें डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सर, तो जो मतलब लोगों के पसंद के हिसाब से किया जाता है, तो उसमें हम उसको थोड़ा सा इनविजिबल टाइप का रखते हैं। इसीलिए सर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट के लिए जगह भी अपार्ट फ्रॉम कार का डिज़ाइन निकला रहता है, उससे ज़्यादा हम वहाँ पे उसको एक्सपोज नहीं करते हैं। और ट्रेन में भी देखते हैं, ट्रेन में भी ऊपर की तरफ ही होता है सर, वहाँ भी इंटेंसिटी इमिशन का बहुत हाई रहता है। ठीक है। और PSIR में क्या, किस सेगमेंट में आपसे हम बात करें? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बात करें, थियरी में बात करें, थॉट में बात करें, IR में बात करें? सर ऐसे तो मैंने तीनों सेक्शन पढ़ा है, चारों सेक्शन सर, बट थियरी वाला पार्ट में आई एम मोर कंफर्टेबल। तो जॉन रॉल्स की जो थियरी ऑफ जस्टिस है, यस सर, उसको ज़रा सा बताइए।
सर अगर सिंपल लाइन में हम एक लाइन में बोले जॉन रॉल्स की थियोरी, तो उन्होंने खुद ही बोला है जस्टिस इज फेयरनेस। तो सर अगर उसको एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो वो फेयरनेस ऑफ प्रोसेस और आउटकम दोनों की बात करते हैं। जब वो प्रोसेस में फेयरनेस की बात करते हैं तो वो कंसीडर करते हैं कि कोई भी आदमी, जिसको उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन टर्म किया, कि कोई भी आदमी जब इनिशियल स्टेज में है जहाँ पे सोसाइटी का इनइक्वालिटी वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ से उस आदमी के पास क्या क्या पॉजिटिव्स रहेंगे, क्या क्या नेगेटिव्स रहेंगे, और उन सब को वो न्यूट्रलाइज करके और वहाँ पे वो थियरी ऑफ जस्टिस देते हैं, ताकि जब आने वाले फेज में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करेंगी सोसाइटी में, तो जो वल्नरेबल हो उसके साथ भी किसी तरह का इनजस्टिस ना हो, वो भी इक्वल फूटिंग पे हो बाकियों के हिसाब से। तो सर इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल कहते हैं, विच इज मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग द नेगेटिव्स ऑफ एलपीजी के दौर में इस प्रिंसिपल का क्या कंट्रीब्यूशन है एलपीजी के दौर में स्पेशली? यस सर, जैसा कि आपने अभी वो कार्बन वाली भी बात हुई थी, कार्बन एमिशन को लेकर उसको कंपनसेट करने के लिए। यस सर, सर इसको मल्टीपल डायमेंशंस में हम देख सकते हैं। एलपीजी एरा वैसे भी सर हर एक डोमेन में पेनिट्रेशन हुआ है इस कॉन्सेप्ट का। तो सर अगर सोशल डोमेन में हम बात करें तो जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं हमेशा से सोशल क्लीवेजेस के कारण, तो वहाँ पे सर कास्ट हो गया फैक्टर या माइनॉरिटी फैक्टर हो गया सर, तो इन सब चीज़ों में हम हमेशा देखते हैं कि जो वल्नरेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दब के नहीं रहे सोसाइटी में, उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इन्वायरमेंट में बात करें सर तो कुछ कंट्रीज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन्वायरमेंट फिनोमिनाज को लेकर के, जो भी डिजास्टर्स आते हैं उनको लेकर के, तो वहाँ पे सर हम उनका बेनिफिट मैक्सिमाइज और वल्नरेबिलिटी मिनिमाइज करने को देखते हैं। और सर इकोनॉमी में देखें तो हमारा जो सर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम बैलेंस करके चलते हैं, वेल्थ इनइक्वालिटी को बैलेंस करके, मटेरियल कंसंट्रेशन नहीं होने देना है, यही सब चीज़। ठीक है, थैंक यू। आपने हॉबी में दिया है रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोएट्री। यस सर। तो पोएट्री में क्या तुकबंदी वाले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नहीं सर, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल पर्सन पोएट्री के टर्म में। बस सर मैं जो मेरे अंदर इमोशंस आते हैं किसी भी समय पे, किसी पर्टिकुलर थॉट को लेकर अगर सीरियस होता हूँ तो लिखता हूँ सर। तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में आई एम नॉट अवेयर सर, लेकिन लिखता हूँ अपने लेजर टाइम में और पढ़ता भी। कविता का युग बीत गया, यस सर। अब इसकी चर्चा करना गड़े मुर्दे उखाड़ने के बराबर है। किसने कहा है, क्यों कहा? सर आई एम नॉट श्योर सर। कविता लेखन में ये तुकबंदी, रस, छंद, अलंकार, इस सब का बंधन किसने तोड़ा सबसे पहले? सर नहीं पता मुझे। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, किसका लिखा हुआ है? नहीं पता सर। औंधाई सी सुखद बिरह जलत बिल्लात, डाले और गुलाब की छुटको छुअर गात, किसका है? सर ये भी नहीं पता मुझे। तो किसी का पढ़े हैं कविता वगैरह, किसी लेखक का? हाँ सर। किसका? सर कुछ मेरे फेवरेट हैं पोएट्स, जैसे कि सर रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ा है सर मैंने, भारत माता ग्रामवासिनी, और सर मैंने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पढ़ा है, जयप्रकाश जी की जीवनी जो उन्होंने लिखी है। तो पाते हैं तपोबल से सम्मान जगत में शोर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, इसका अर्थ बताइए। सर ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं कि जाति और धर्म इन सब का जो हम पॉइंट पकड़ के सोसाइटी में किसी के कैपेबिलिटी को, किसी के इफिशियंसी को नापते हैं, कि ये बहुत ही गलत स्टैंडर्ड है किसी को जज करने का। और वो जब वो महारथी कर्ण के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे वो उन्होंने अब उनकी पूरी परवरिश एक लोअर कास्ट फैमिली में हुई है, फिर भी उनका जो बाहुबल है, इफिशियंसी है, वो उनको उस समय के सबसे बड़े बड़े जो वीर बलवान राजा हैं उनके समक्ष ला करके खड़ा कर देता है इक्वल फूटिंग पे। तो अभी बिहार सरकार ने यस कास्ट सर्वे किया, यस, और उसमें कास्ट बेस्ड अपना डेवलपमेंट का मॉडल पेश कर रहा है। तो क्या ये क्रूर लोग हैं, क्या हैं? नहीं सर, जाति जाति का शोर मचा रहे हैं, जात जात जात, तो कैसे लोग हैं? सर जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात की, हमारे सोसाइटी में सर बहुत समय से इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सोशल इनइक्वालिटीज, उसमें कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। तो हम लोगों को जो बहुत पहले से जो रिसीविंग एंड पे रहे हैं इन सब सिस्टम्स के, उनको हम इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं सर। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, अफर्मेटिव एक्शन का, उसी के बेसिस पे सर ये कास्ट सेंसस को बेस बना करके हम अफर्मेटिव
एक्शन और एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं ताकि बेनिफिट्स का सही से लोगों के पास वो पहुंच सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे किया और पाया कि जो आरक्षण का लाभ मात्र 10 ही कम्युनिटी के लोग प्राप्त कर रहे हैं। 97% जो पोस्ट है ये 10 कम्युनिटी के बीच में बट जा रहा है। शेष जितने भी जाति हैं जो डाउन ट्रोडन है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे ये एड्रेस हो रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत है क्या डिफीट नहीं करते जा रहा है? सर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट का मुद्दा रहा है रोहिणी कमीशन के आने के बाद और उसके पहले भी सर 1992 में जब जजमेंट आया था। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल जजमेंट राइट नाउ। तो उस जजमेंट के बाद सर ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट का विषय रहा था क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सर, कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने जो ये अफर्मेटिव एक्शन है इसका लाभ कंपैरेटिवली ज़्यादा लिया है बाकी लोगों में। तो सर ये सर हम ये नहीं बोलेंगे कि रिजर्वेशन का फेलियर है, हमें इसे थोड़ा और मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के पास एक्चुअल में बेनिफिट पहुँच सके जो सच्ची में नीडी हैं। और सर अफर्मेटिव एक्शन का वही मोटिव भी था, ऑब्जेक्टिव भी था सिंस मतलब स्टार्टिंग से ही। 10 ही कम्युनिटी लेते जा रहा है, शेष कम्युनिटी को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है या मिनिमम प्राप्त हो रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या सुझाव दीजिएगा? कैसे उन तक भी पहुंच जाए आरक्षण का लाभ? सर उस डायरेक्शन में काम ऑलरेडी किया जा रहा है। जैसे अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हम उनका कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर कि उनके लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है जिनके थ्रू वो बेनिफिट रीप आउट कर सकते हैं। सर स्कीम्स में हम लोग बात करें तो चाहे ट्राइबल्स हों चाहे ये लोअर कास्ट के पीपल हों सर, उनके लिए हम लोग अंत्योदय योजना वगैरह चला रहे हैं। फूड सिक्योरिटी के अंदर भी उनको बेनिफिट देते हैं सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए हम आवासीय विद्यालय का इंतजाम कर रहे हैं ताकि सर उनका ओवरऑल कैपेसिटी डेवलपमेंट हो पाए और अवेयर हो पाए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि ये एक इशू है सर जिसमें बिहेवियरल चेंज सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम एक्ट लॉ ला करके सर इनिशियली कुछ भी लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं, लेकिन सर जो चीज़ें सेंचुरीज लगी है जिनको डेवलप होने में, उनको खत्म होने में भी धीरे धीरे समय लगेगी। लोगों के बिहेवियर में चेंज आना ज़्यादा क्या आप इम्पोर्टेंट है। सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे कि जिस परिवार में आरक्षण का लाभ ले लिया है उसके नेक्स्ट जनरेशन को आरक्षण न दिया जाए? सर इसके बारे में सर मैं डायरेक्टली तो ऐसे मतलब कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि सरकार को डायरेक्ट कुछ सजेशन दे सकूँ। बट सर आई वुड से कि सही असेसमेंट जरूरी है इनकम का, ताकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा है सामने वो सही से मटेरियलाइज हो सके रिजर्वेशन। ये जो मान लिया कि मुसहर कम्युनिटी की बात हम करें, वो मुसहर कम्युनिटी कहाँ क्रीमी लेयर में, कहीं तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कैसे उस तक पहुँचे आरक्षण का लाभ? इसके लिए क्या उपाय करे सरकार? सर सबसे इम्पॉर्टेंट वही है अवेयरनेस जनरेशन सर। आई वुड से चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, लोगों में ये जो उनका कल्चरल जुड़ाव होता है किसी किसी चीज़ के कारण, लाइक नुक्कड़ नाटक सर या फिर ये जो पंचायत के थ्रू कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इनके थ्रू अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि आपके लिए सरकार ने ये सारे सिस्टम्स को डेवलप करके रखा है ताकि आप उनका बेनिफिट रीप आउट कर सकें सर। अवेयरनेस इज़ द की आई वुड से सर। सही। कस्तूरबा विद्यालय क्या है? सर ये आवासीय विद्यालय है ग्रामीण लेवल पे, फीमेल्स के लिए स्पेशली सर। तो किसके लिए, बारे कौन उसमें एडमिशन लेगा? सर यही लोअर कास्ट फीमेल्स के लिए जहाँ तक मुझे याद है सर। आई एम नॉट श्योर मतलब तो बालकों के लिए कुछ किया है? ये तो लड़कियों के लिए किया सर, किया है सर। के लिए क्या किया? सर है प्रोविजंस लाइक सर 10th वगैरह जो रिजल्ट आता है 10th और 12th का, उसमें उनको इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सटेंड करती है गवर्नमेंट। क्रिएट किया गया जिस तरह से कस्तूरबा विद्यालय बालिकाओं के लिए किया गया, उस तरह से बालकों के लिए कुछ खास विद्यालय किया गया है? सर विद्यालय है लेकिन मैं नाम अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, और आवासीय विद्यालय ही है सर। मैंने देखा भी है कई जगहों पे, बट सर मैं अभी नाम रिकॉल करने। एकलव्य विद्यालय कुछ? हाँ एकलव्य, यस सर। थैंक यू सर। आप बिहार एजुकेशन सर्विस दिए हैं प्रेफरेंस में ना? यस सर। आपकी पोस्टिंग इस सर्विस में हो गई, आप अपना एरिया में विजिट करने के लिए गए हुए हैं, एक विद्यालय में पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि उस विद्यालय में लड़कियों का स्कूल है, यानी मैक्सिमम लड़की डोमिनेटेड है इसका। ये लड़का भी हो सकता है 2005 हो, लेकिन लड़कियों का है। तो उसमें पाते हैं कि ये जो सरकार का साइकिल का प्रोत्साहन योजना है लड़कियों को देने का,
उसका लाभ तो सारी लड़कियों ने ले लिया, लेकिन उपस्थिति वहाँ पर लड़कियों का 10% भी नहीं है। और जब आप इसमें डीप में जाकर पता लगाते हैं तो पता चलता है कि 90% लड़कियाँ जो थी उसमें से नाम कटा कर बगल में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें नाम लिखा लिया है। अब इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या उपाय कीजिएगा? सर हमारे यहाँ सोसाइटी में ये एक ट्रेंड रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे लोगों का थोड़ा सा जो भरोसा है वो कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाता है एजुकेशनल सेक्टर में सर। और वहाँ पे सर अगेन आई वुड से बिहेवियरल चेंज ही लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर कि लोगों में जैसे पहले भी अवेयरनेस जनरेशन का काम किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह के थ्रू, तो ये अवेयरनेस को और ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत है। और प्लस सर अपने पार्ट पे हमें इंस्टीट्यूशंस जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको सुधारने की ज़रूरत है ताकि लोगों का खुद ही ट्रस्ट बिल्टअप हो। यहाँ पे सर हम दिल्ली मॉडल को फॉलो कर सकते हैं या फिर सर बांका उन्नयन प्रोग्राम जो बिहार का है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू सर लोगों को सच्ची में एजुकेशन का जो बेनिफिट है आगे उसके जुड़ाव का पता लगेगा, उसके बेनिफिट का पता लगेगा तो खुद ही अट्रैक्ट होकर के आएंगे। जो लड़कियाँ बेनिफिट लेकर करके दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया तो उसको कैसे क्या कीजिएगा? सर अगेन सर वही ट्रस्ट डेफिसिट का मैटर है। ये एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे ट्रस्ट नहीं है तो लोग स्कूल बदल रहे हैं। यहाँ पे सर हम कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं ले सरकार सकते। का कोई नियंत्रण नहीं है कि जो नाम लिखाया तो ये सिस्टम लगातार चलते रहेगा। नाम लिखाएगा नाम कटा करके चल जाएगा, बेनिफिट अपना ले लिया। तो इसको रोकने के लिए सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई किया गया है? सर हम इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं ले सकते क्योंकि सर हम लोगों को कोर्स करके स्कूल में नहीं ला सकते सर। ये सिंपल इसके पीछे रीजनिंग है। तो सर इसके लिए हम इस सिस्टम को प्लग आउट करने के लिए जिससे कि इस तरह की घटना नहीं घटे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन्वॉल्व है और उसकी योजना मार खा जा रही है। योजना का लाभ तो लिया चला गया तो पर्पस तो डिफीट कर गया। वहाँ पर पर्पस क्या था? उसी स्कूल में पढ़े, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो हो सकता है क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, उसके चलते भाग गया। लेकिन जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है यहाँ पर, आखिर ऑडिट उसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? सर आखिर गया कहाँ है? उसमें सर हम कुछ ये ला सकते हैं चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म की। जो भी बालिकाएं स्कूल में एडमिशन ली हैं वो कम से कम अपना इतना परसेंट कोई क्राइटेरिया रखेंगे कि उतना अटेंडेंस मेंटेन करें रेगुलर स्कूल में। और सर साथ ही साथ हमें स्कूल के करिकुलम को भी इम्प्रूव करना होगा, तरीके को पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव करना होगा, डिजिटल एजुकेशन वगैरह ला करके जो हम ये स्क्रीन्स वगैरह का डिजिटल स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं बांका उन्नयन प्रोग्राम वाला सर मॉडल, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े। सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है सर। बाकी इनरोलमेंट के लिए हम और कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ पर टेबल पर हम एक स्क्रू ड्राइवर को रख दिए। आपको मशीन उठाने के लिए इसमें से बोले हैं, किसको उठाइएगा? सर मैं स्क्रू ड्राइवर को उठाऊंगा। स्क्रू ड्राइवर मशीन है। मशीन का टेक्निकल डिफिनेशन क्या है? सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल डिफिनेशन कुछ नहीं, बात नहीं बनाना है, टेक्निकल डिफिनेशन बताना है आपको। सर मशीन इज समथिंग व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर एंड एनहांस एफिशिएंसी। टेक्निकल डिफिनेशन नहीं हुआ। टेक्निकल डिफिनेशन फोर्स और वर्क ये दो उसमें रिलेटेड रहता है। यस सर। क्या है कि जो मशीन हो जाता है? सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F=ma वाला जो सर इक्वेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एक्सेलरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है सर। बट सर फिर इसमें जो स्क्रू तो मशीन था, इसलिए कि उसको एक बिंदु पर जब फोर्स लगाते हैं दूसरा बिंदु पर कार्य में बदल जाता है। तो आपने तो स्क्रू ड्राइवर को उठा लिया। सर स्क्रू ड्राइवर हमारा मीडियम है फोर्स अप्लाई करने। ओके सर। ओके थैंक यू। ये पहला इंटरव्यू है आपका? yes, पहली बार आप बीपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं? yes, और अटेम्प्ट भी पहला ही है आपका? यस सर। ठीक है ना। चलिए कुछ चीज़ें हैं, ये दिख रहा था हमें कि पहली बार आप इंटरव्यू तक आए हैं। ठीक है, आपने पढ़ाई की हुई है और कुछ आंसर्स भी आपने ठीक ठाक दिए हैं, बट कुछ चीज़ों पे जो हमारा डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इंटरव्यू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा नॉलेज, हमारा कंटेंट, और दूसरा होता है हमारा डिलीवरी। तो पहले हम लोग डिलीवरी पार्ट पे बात करते हैं। कुछ बेसिक्स हैं, जैसे जब हम बैठते हैं ना तो कोट को अनबटन करते हैं। सर मैं भूल गया सर। पहला मॉक भी था सर, मैं सोच के आया था खोलूंगा बट भूल गया। हाँ वो, और आप देखेंगे कि उसके बाद हम ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, है ना। तो इसलिए ये तो
एक बार तो ये करना है। फिर ऐसा लग रहा था आप थोड़े ऐसे झुक के बैठे हुए थे, जो आपका लेग है वो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है और इसके कारण आप झुके हुए हैं, तो उसको ठीक कर लीजिए अपने लेग पोजीशन को और स्ट्रेट बैठिए। हाँ, ये अच्छा है। और उस झुकने थोड़ा सा वो जो आपके फुट हैं उसको और थोड़ा आप है ना, जो हील्स हैं आपके उसको और थोड़ा सा अलग कर लीजिए। हाँ ठीक, ये ठीक। और उस झुकने के साथ साथ क्या हो रहा था कि आपके हेड का मूवमेंट हो रहा था। जो अभी आपका हेड स्ट्रेट है उस टाइम पे ऐसे था और आंसरिंग में वो हिल भी रहा था। हेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, फिंगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है इंटरव्यू में। तो ये बेसिक्स हैं इंटरव्यू के। तो ये हो रहा था। फिर जैसे इंट्रोडक्शन में आपने क्यूबिकल कल्चर की बात की, यहाँ से आपका एक नेगेटिव ये निकल के आया कि जिस चीज़ को आपने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है उसे आप अभी से अज्यूम कर रहे हैं और उस अजम्पशन पे आप फ्यूचर डिसीजन ले रहे हैं। ये तो गलत है ना। यस सर, ये तो गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। At least you should have first-hand experience of the ground situation, and then you are expected to do some kind of decision or not. आई फेल्ट सर दैट बोलते समय, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई ऐसा काम मुझे मिल सकता है जिसमें एक जगह बैठ के काम होता करना ही है, पड़े। ऑफिस में बैठ के फाइलों के साथ तो खेलते रहते हैं और Yes, क्या sir. होता है, किस फाइल को रोक के रखना है, किसको बढ़ाना है, यही तो होता Yes, है, sir. यही है। सर वो कोहेरेंट वाला ठीक था ना कि मतलब एक डायमेंशन में बस काम रहता है, जैसे नहीं, मैकेनिकल। वहाँ भी नहीं, वहाँ भी कैसे, मैकेनिकल का इतना बड़ा रेंज है, आप कंपनी शिफ्ट कर सकते थे, डोमेन शिफ्ट हो जाएगा, आप अपने क्वालिफिकेशन को और इनहांस कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी किसी भी सेंस में किसी भी चीज के बारे में पहले से ही आपने बना के रख लिया, तो वो तो यहाँ भी होगा। तो सर इसको कैसे डिफेंड करें फिर? थोड़ा सा डिफिकल्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला मुझे लग रहा है। हाँ, तो क्रिएटिविटी पे ज्यादा जाना है ना, नेगेटिविटी पे नहीं जाना है। है ना, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय टाइम माय स्टडीज आई फेल्ट दैट माय टेक्निकल एक्सपर्टीज विल बी मोर बेनिफिशियल इन बिहार एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज हम लोग अभी भी टेक्निकली थोड़े लैगिंग हैं, इंडस्ट्रीज में हम लोग अभी भी इन्फेंसी वाले स्टेज में ही है। यस, ठीक है, तो ऐसा आप पॉजिटिव वे में प्रोजेक्ट करेंगे ना तो रहेगा। ये तो नेगेटिविटी शो किया ना आपका। यस सर। तो इस पे देखना है। फिर जब कॉप की बात हो रही थी तो ऐसा लग रहा था आप रट के आए हैं और बस यहाँ पे आप शुरू हो गए। जैसे ही एक दो बीच में काउंटर हो रहा था वहां पे आप ब्लैंक हो रहे थे, और वो जिस स्पीड से आप बोल रहे थे वो स्पीड भी ज्यादा था। तो हम जब भाषण को रट के आते हैं ना तो ये स्थिति बनती है। ऐसा हुआ है। थोड़ा स्लोली बोलना है सर। हाँ, थोड़ा स्लोली बोलेंगे, और जिस भी चीज को पढ़ेंगे ना, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई यही डिमांड करती है, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, सिर्फ की पॉइंट्स को रट के नहीं जाएंगे वहां पे। यस सर। है ना, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या हो सकता है, और सारे से क्वेश्चन बन सकते हैं। यस सर। है ना, लॉस एंड डैमेज के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अधूरी है ना। आपने कहा कि टर्म इसके पहले क्रिस्टलाइज हुआ था, ऐसा नहीं है, वो अडॉप्ट हुआ था इसके पहले। यस सर। तो ये देखेंगे, थोड़ा सा होलिस्टिक वे में उसको पढ़ेंगे। फिर सर के साथ कुछ पोएम्स वाला क्वेश्चन था, आपने एक बार कहा नहीं पता है सर, फिर बोला ये भी नहीं पता है सर। ऐसा नहीं बोलना है, सॉरी सर, है ना, ऐसा बोलेंगे, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। यस सर। ये, और फिर दो जगह आप भागते हुए नजर आए, एक वो रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन में, और एक और जो बाद का क्वेश्चन था वो मुझे लगता है एकलव्य विद्यालय से रिलेटेड वो जो क्वेश्चन था। दोनों जगह आपने एस्केप रूट को चुना, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। रिजर्वेशन वाले केस में भी था, तो ये भागने वाला एटीट्यूड नहीं शो होना चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेना होगा। यस सर। है ना। यस सर। सो इन पॉइंट्स पे आप वर्क करेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। एक बात मैं जरूर कहूँगा, ध्यान से, कभी भी लोअर कास्ट शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर इसकी जगह पर कुछ करना पड़े तो वीकर सेक्शंस, डिप्राइव्ड सेक्शंस जैसे टर्म याद रखिएगा, और आज के बाद कभी भी लोअर कास्ट टर्म इस्तेमाल मत करिएगा। यस सर। सिविल सर्विसेज में आना है तो वीकर सेक्शन, वल्नरेबल। दलित शब्द बहुत आम हो गया है। यस सर। दलित कर ये सकते जो आपने इस्तेमाल किया ना
मत करिएगा, ठीक ना। सर ये हिंदी इंग्लिश वाला बाइलिंगुअल जो वो मिक्स कोई हो दिक्कत गया है ना, नहीं, वो कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। इसमें मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजीज में उलझ नहीं, जाता लेकिन हूँ। फिर भी इस तरह के जो फिर टर्म है ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाएगा ना। हाँ, Yes, तो sir. ये आप मत करिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल सर ने बता दिया, इस पर काम करिए, ठीक Okay, sir. ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।